आर ब्रदर क्लासेज। बचपन के वो पल याद करो, तुम याद करो उन रातों को जब मधुर चांदनी भरली थी कानों की उन किलकारी में, जब सुदूर टोलियां चमकी थी धू धू करती जब गर्द उड़ी, थक थक करती जब रेल चली, जब सांस फूलती छाती में पानी घट घट आवाज करे। बचपन के वो पल याद करो, तुम याद करो उन रातों को। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डी आर ब्रदर क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। साथियों, इस कक्षा में हम जानेंगे बाल्यावस्था को अन्य किस उपनामों से जाना जाता है, बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपने हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी है तो पिछली कक्षा जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पिछली कक्षा हमारी शैशवावस्था की थी, उसमें हमने शैशवावस्था के बारे में चर्चा की थी। आज हम बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं साथियों आज की हमारी कक्षा की। बाल्यावस्था को हम अंग्रेजी में चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चाइल्डहुड स्टेज। साथियों, बाल्यावस्था की जो आयु होती है, जो एज होती है, वो होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु। साथियों, कभी कभार प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की अवधि होती है, बाल्यावस्था की क्या आयु है, तो आप ध्यान रखें 6 वर्ष से प्रारंभ और 12 वर्ष के अंत तक जो आयु होती है हमारी, वो बाल्यावस्था की आयु कहलाती है। साथियों, बाल्यावस्था को हम अन्य किस उपनामों से जानते हैं? बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, बाल्यावस्था सर्वप्रथम हम जानते हैं जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। बालक के जन्म लेने के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा बाल्यावस्था। साथियों, यहाँ पर बात की गई है जन्मोपरांत की। यदि आपसे जन्मोपरांत न पूछ के आपसे पूछा जाए बाल विकास की तीसरी अवस्था, सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए बाल विकास की तीसरी अवस्था, तो आपका क्या जवाब होगा साथियों? बाल विकास की जो तीसरी अवस्था होती है साथियों, मैंने आपको बताया था बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती है। और बाल विकास में कहां से कहां तक का अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। जिन भी साथियों ने हमारी बाल विकास की पिछली कक्षा नहीं देखी है, वो पिछली कक्षा जाकर देख ले, क्योंकि आपको बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। बाल विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी साथियों? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्योंकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास की जो बाल्यावस्था है, कौन सी अवस्था हुई साथियों? तीसरी अवस्था हुई है। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। साथियों, अब बात करते हैं अन्य विशेषता, अन्य उपनाम के बारे में। बालक की जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो विद्यालय शिक्षा होती है, उसका प्रारंभ होता है किस अवस्था से होता है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब देना है बाल्यावस्था। क्योंकि बालक की जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका प्रारंभ बाल्यावस्था से होता है। क्योंकि बाल्यावस्था की एज होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष। बालक जब पहली बार विद्यालय में जाता है तो 6 वर्ष की आयु में बालक का विद्यालय में प्रवेश होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। और ब्लेयर और जॉनसन महोदय, आप सभी साथी ध्यान रखें, कभी कभार मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न पूछने जाते हैं। ब्लेयर और जॉनसन ने क्या कहा इसको? बाल्यावस्था को शैक्षिक आयु कहा है, क्योंकि यहाँ से बालक अपनी जो विद्यालय शिक्षा होती है उसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आरंभिक विद्यालय प्रारंभ की अवस्था की बात की गई है। यदि आपसे विद्यालय पूर्व की अवस्था पूछी जाती है, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी साथियों कि विद्यालय पूर्व की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था जो होती है उसे हम विद्यालय पूर्व की अवस्था के नाम से जानते हैं। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। साथियों, अगली है, इसे हम बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्योंकि बालक इसमें जो चिंतन करता है वो सामने किसी वस्तु को देखकर करता है। मूर्त अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, अगर यदि उसके सामने कोई भी वस्तु आती है तो वह उसके बारे में चिंतन करता है। यदि बालक को कोई भी चीज़ दिखाई दे, जैसे हाथी दिखा दिया जाता है, तो बालक बता सकता है कि इस हाथी के कितने पैर हैं, हाथी का रंग कैसा है, हाथी कैसा है, कैसा शरीर है उसका, इन सब के बारे में वो बता सकता है। अर्थात बालक जो चिंतन करता है वो प्रत्यक्ष चिंतन करता है। और साथियों, प्रत्यक्ष चिंतन जो होता है, मूर्त चिंतन, इसको तार्किक चिंतन भी कहते हैं। अर्थात ये क्या है? तार्किक चिंतन की अवस्था भी है। साथियों, तार्किक चिंतन की अवस्था हम जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे।
तीन अवस्था इंपॉर्टेंट है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपने पढ़ा होगा शैशवावस्था में, शैशवावस्था को हम किसके नाम से जानते थे? अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें जो बालक चिंतन करता है उसका कोई तर्क नहीं होता है, वो अतार्किक चिंतन करता है, वो शैशवावस्था में करता है साथियों। और बालक जो तार्किक चिंतन करता है वो बाल्यावस्था में करता है। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। तार्किक चिंतन की अवस्था अगर आपसे पूछी जाए तो बाल्यावस्था होगी साथियों। इसको हम मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे कहते हैं। क्योंकि साथियों कभी कभार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आजकल जो प्रश्नों की प्रकृति है वो इस प्रकार की हो चुकी है कि जो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत में बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई है, जैसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है, जीन पियाजे ने 4, उनसे संबंधित रिलेटेड करते हुए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त अवस्था है वो बाल विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना होगा। मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज कितनी थी? 7 से 12 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार। तो ये किससे मिलती है साथियों? बाल्य अवस्था से मिलती है। तो आप सभी साथी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बाल्यावस्था को कहते हैं। साथियों आपको दिखाई दे रही होगी ये पिक, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, बालक विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ पर ये खेल की अवस्था है। बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं? खेल की अवस्था है। बालक इसमें क्या करते हैं? खेल खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, खेल खेलना चाहते हैं, खेल की अवस्था इसे हम कहा जाता है। आपने पिछली शैशवावस्था में पढ़ा होगा साथियों, जब पढ़ा था हमने तो वो पढ़ा था खिलौनों की अवस्था। बालक खिलौनों के साथ रहता है, खिलौनों से खेलता है, लेकिन यहाँ पर जो खेल की अवस्था है, बालक जो एक्टिविटीज है उनके माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से खेल खेलने लगता है। तो बाल्य अवस्था जो है साथियों खेल की अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। आपसे अगर पूछा जाए कि खेल की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। साथियों चर्चा करते हैं अन्य उपनामों के बारे में। टोली या समूह की अवस्था भी इसे कहा जाता है साथियों, टोली या समूह की अवस्था, क्योंकि बालक इसमें क्या करता है? समूह में रहता है, समूह में रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा विद्यालय में जब बालक विद्यालय जाता है, खेल खेलते हैं तो वो एक समूह में रहना पसंद करते हैं, न कि अकेले खेलना। साथियों गंदी अवस्था है, डर्टी एज भी से कहा जाता है। गंदी अवस्था क्यों कहा है साथियों? क्योंकि आपने देखा होगा बालक विद्यालय जाते हैं, जब विद्यालय से आते हैं या विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, उनको खाते समय अपने कपड़ों पर गिरा लेते हैं, या फिर बालक रास्ते में आते जाते आपने देखा होगा कहीं पानी भरा होता है उसमें खेलने लग जाते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? वो अपनी जो स्वच्छ सफाई है, स्वच्छता है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, अर्थात उनको कोई मतलब नहीं होता, वो गंदे कपड़े भी पहन लेते हैं। तो ये क्या है? गंदी अवस्था है। आप इस समय इस अवस्था में क्या आप रास्ते में जाते जाते किसी पानी में भरे हुए गड्ढे में खेलने लग सकते हैं साथियों? नहीं लग सकते। तो ये बाल्यावस्था है, ये ऐसी अवस्था है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गंदी अवस्था, अर्थात डर्टी एज भी अंग्रेजी में कहें तो हम साथियों। अगला उपनाम है साथियों वैचारिक क्रिया की अवस्था, भी हम बाल्यावस्था को ही कहते हैं, क्योंकि बालक इसमें विचारों के माध्यम से क्रिया करने लगता है। बालक जो होता है इसमें विचारों के माध्यम से क्रिया करने लगता है। तो ये क्या है? हमारी वैचारिक क्रिया की अवस्था। अगर आपसे पूछ ली जाए तो बाल्यावस्था है। इसकी आयु आपसे पूछी जाए तो 7 से 12 वर्ष इसकी आयु मुख्यतः मानी जाती है साथियों। बाल्यावस्था अगर आपसे अवस्था पूछी जाए तो ध्यान रखें साथियों। स्फूर्ति की अवस्था है, बालक जो होता है इसमें स्फूर्ति से भरा हुआ होता है। स्मार्ट एज जिसे हम कहते हैं साथियों, स्मार्ट एज अगर आपसे पूछी जाए बालक की, बालक जो होता है इसमें स्मार्ट बनने का प्रयास करता है साथियों। स्मार्ट एज भी से कहा जाता है। चुस्ती की आयु, बालक इसमें सर्वाधिक चुस्त होता है, फुर्तीला होता है। बालक इसको इस अवस्था को उत्पाती अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक इसमें कई प्रकार की शरारतें करता है, उत्पात मचाता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं ये तीनों बालक आपस में झगड़ रहे हैं। ये इस जो पहिया है इसको आपने भी बचपन में चलाया होगा साथियों, इसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है? उत्पात मचा रहे हैं। और ऊपर देख रहे हैं आप बालक समूह में खेल रहे हैं, अर्थात बालक जो है समूह टोली की अवस्था है, इसे हम गैंगेज कहते हैं साथियों। उत्पाती अवस्था, बालक उत्पात मचा रहे हैं। यौन ऊर्जा इसमें निष्क्रिय रहती है साथियों। जो बाल्यावस्था है एक ऐसी अवस्था है इसमें जो यौन ऊर्जा होती है वो सुषुप्त अवस्था में होती है, निष्क्रिय रहती है साथियों। हमने अभी पढ़ा था शैशवावस्था में, आपसे पूछा सकता है ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें यौन ऊर्जा निष्क्रिय रहती है, सुषुप्त अवस्था में रहती है? तो आपका जवाब होगा बाल्यावस्था। शैशवावस्था में भी जो यौन ऊर्जा होती है जो सक्रिय रहती है, और किशोरावस्था में तो सर्वाधिक सक्रिय रहता ही है यौन ऊर्जा साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें साथियों। अब चर्चा करते हैं हम बाल्यावस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है उन सब के बारे में। आप सभी साथी ध्यान रखें, इन परिभाषाओं को याद करें
क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। पिछली जो एग्जाम हुई है उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाली एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ऐसा किसने कहा था? कॉल एवं ब्रूस ने। साथियों सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको याद करें, कैसे याद रख सकते हैं? आप अगर इनको रटते हैं परिभाषाओं को तो आप याद नहीं रख पाते। साथियों ऐसी परिभाषाओं को याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साथियों हमको इनको आपस में रिलेटेड करते हुए पढ़ना चाहिए, एक दूसरे का संबंध बैठाना चाहिए, चाहे वो मजाकी टाइप में हो, कैसा भी हो, जैसा भी आप संबंध बैठा सकते हैं, कोई ट्रिक आप लगा सकते हैं, उसके साथ रिलेटेड कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन से, तो आप इन परिभाषाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल एवं ब्रूस ने कहा। आप कैसे याद रख सकते हैं? आप सुबह उठते हैं, कोलगेट एवं ब्रूस करते हैं, कोलगेट एवं ब्रूस करने के बाद आपको क्या लगता है? अनोखा लगता है, अद्भुत तरीके से आपको एहसास होता है। जब तक आप कोलगेट एवं ब्रूस नहीं करते हैं आपको मुंह में बदबू आती होगी, लेकिन आप जैसे ही कोलगेट एवं ब्रूस करते हैं तो आपको क्या लगता है? अनोखा, अद्भुत लगता है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोलगेट एवं ब्रूस अर्थात कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। आप सभी साथी आसानी से याद रख सकते हैं। साथियों अगली विशेषता है बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। साथियों बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, ये कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे? किलपैट्रिक थे। साथियों कैसे है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण? बालक शैशवावस्था में आपने देखा होगा घर परिवार के साथ रहता है, उसकी जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो विद्यालय जाता है, अपने समाज में जाता है, उन सबके संपर्क में आता है, तो उसके मन में समाज में जो नियम होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको पालन करते हुए समाज में व्यवहार करते समय वो एक तरह से द्वंद्व का शिकार होता है, अर्थात उसके प्रति द्वंद्व होता है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था को कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। जब साथियों आपस में द्वंद्व उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं? जब दो लोगों के मध्य आपस में द्वंद्व हुआ तो क्या करते हैं? उसको किल कर देते हैं, अर्थात मार देते हैं। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का प्रतिद्वंद आपको दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है किल, अर्थात किलपैट्रिक। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, ये किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। और साथियों ये प्रश्न लेवल 2 में पिछला जो पेपर हुआ था उसमें शायद ये प्रश्न पूछा गया था, आप सभी साथी ध्यान रखें। तो ऐसी परिभाषाओं को जरूर याद करें क्योंकि 1 नंबर एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का कर देता है। साथियों अगली अवस्था है बाल्यावस्था छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसने कहा था? रोस महोदय ने कहा था। साथियों ऐसा छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का इसका अर्थ क्या है? साथियों छद्म एवं मिथ्या अर्थात झूठी परिपक्वता का काल है। बालक जो होता है स्वयं को एक प्रकार से क्या समझता है? परिपक्व समझने लगता है, बड़ों के समान में व्यवहार करना चाहता है। आपने देखा होगा आपके घर में बालक को कि वो बड़ों जैसा बनना चाहता है, उनकी तरह बोलना चाहता है, उनकी तरह व्यवहार करना चाहता है। वो एक क्या है? झूठी परिपक्वता। वो सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या है? झूठी परिपक्वता का, छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं साथियों? छद्म एवं मिथ्या अर्थात झूठी। जैसे ही कोई झूठ बोलता है तो हमें क्या आता है? रोष आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? रोष आ जाता है। तो ये किसने कहा झूठा एवं मिथ्या परिपक्वता का काल? रोस महोदय ने कहा है। आप इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं। साथियों अगली परिभाषा है हमारी बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रॉयड ने। आप ध्यान रखें बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। ये किसने कहा? सिगमंड फ्रॉयड ने कहा। जबकि सिगमंड फ्रॉयड मानते थे कि जो शैशवावस्था होती है, बालक के मस्तिष्क का जो निर्माण होता है वो 90% हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था जो है उस विकास को जो शैशवावस्था में हुआ है उसको स्थिरता प्रदान करता है और अपने जीवन निर्माण के लिए सबसे उपयोगी है। इसी कारण इसको जीवन का निर्माणकारी काल कहा है सिगमंड फ्रॉयड ने। आप सभी साथी ध्यान रखें। कैसे याद रख सकते हैं? आजकल जिस भी चीज का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है? फ्रॉड तरीके से हो रहा है, अर्थात झूठे तरीके से हो रहा है। तो आप ध्यान रखें, निर्माण जैसे ही आ जाए तो आपको ध्यान रखना है फ्रॉड अर्थात सिगमंड फ्रॉयड। साथियों प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। आपसे ध्यान रखें, प्रश्नों की प्रकृति आपको समझनी है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, अगर आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ आती है तो ही आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथियों मनोविज्ञान कोई रटने का विषय नहीं है। आप इसमें रटकर अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं ला सकते। आपने रट लिया बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, किसने कहा? सिगमंड फ्रॉयड ने कहा। लेकिन आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है
कि सिगमंड फ्रॉयड ने किस अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा। अब आपको अवस्था याद नहीं रही तो आप क्या करोगे, तो आपको समझना होगा प्रश्नों की प्रकृति को। साथियों किसको कहा, बाल्यावस्था के बारे में कहा है। अगली परिभाषा है साथियों हमारा, बाल्यावस्था जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से अपने पूरे जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ये कहने वाले महोदय थे सिम्पसन महोदय ने कहा है कि अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें हम तो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। साथियों हम शिक्षा ग्रहण कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल व्यवहार करके, सिंपल तरीके से रह के हम शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जब शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था की बात आए तो आप ध्यान रखें सिंपल अर्थात सिम्पसन, हम सिंपल तरीके से रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा सिम्पसन महोदय ने कहा है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से जीवन चक्र में महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं होती है। किसको कहा है, बाल्यावस्था को कहा है। और किसने कहा है, सिम्पसन महोदय ने कहा है। साथियों अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। क्या बाल्यावस्था की विशेषता है साथियों, सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं बाल्यावस्था में बालक की प्रकृति कैसी होती है, बालक का व्यवहार कैसा होता है। हमने पिछली कक्षा में शैशवावस्था में जाना था बालक का व्यवहार कैसा होता है। और साथियों पिछला संडे को जो हमारा साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ था उसमें प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था शैशवावस्था में बालक की प्रकृति कैसी होती है, लेकिन कई साथी पढ़ाने के बाद भी उस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए। साथियों आप कक्षा देखते रहें, जरूर यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी एग्जाम में जरूर सहायक होगा। आप कक्षा देखते रहें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। जितनी ज़्यादा संख्या में हमारे साथ साथी जुड़ेंगे उतनी ही अच्छी अच्छी कक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। साथियों बालक की जो प्रकृति होती है बाल्यावस्था में वो बहिर्मुखी होती है, जबकि शैशवावस्था में कौन सी होती है, अंतर्मुखी होती है। क्योंकि शैशवावस्था में बालक अकेला अकेला रहना पसंद करता है, एकांत चाहिए होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक समाज से, घर परिवार से बाहर निकलता है, समाज में जाता है, विद्यालय में जाता है, सबके साथ में मिलजुल कर रहना चाहता है, समूह में रहना पसंद करता है, वो अत्यधिक बोलता भी है, कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो ये क्या है, बालक की जो प्रकृति है एक बहिर्मुखी प्रकृति का बालक होता है साथियों। एक्सट्रोवर्ट उसकी जो प्रकृति होती है साथियों, नेचर जो होता है बालक का वो एक्सट्रोवर्ट होता है अर्थात बहिर्मुखी होता है बाल्यावस्था में। ध्यान रखिए साथियों। दूसरी विशेषता है हमारी शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है। साथियों बालक का जो शारीरिक जो वृद्धि होती है, जो मानसिक विकास होता है, ऐसा हमने शैशवावस्था में पढ़ा है कि शैशवावस्था के अंत तक लगभग 90% बालक का विकास हो जाता है। और इसमें जो बालक का विकास होता है वो एक स्थिरता को प्रदान कर लेता है, बहुत धीमी गति इसमें विकास की होती है साथियों। लेकिन साथियों शारीरिक व मानसिक विकास की इसमें स्थिरता आती है, धीमी गति होती है, लेकिन बालक की जो मानसिक योग्यताएं होती है उसमें जरूर वृद्धि होती है साथियों। यहाँ पे साथियों लिख देता हूँ, मानसिक जो योग्यताएं होती है उसमें वृद्धि होती है, विकास में जरूर स्थिरता हो रही होती है साथियों। जैसे बालक जो होता है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क करना, स्मृतिकरण, ये सब जो होती है ये सब में इनकी वृद्धि होती है। और शैशवावस्था में बालक का जो विकास हुआ होता है उसको एक मजबूती प्रदान करती है साथियों ये बाल्यावस्था। साथियों अगली विशेषता है हमारी प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक में इसमें इस अवस्था में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आपने देखा होगा बाल्यावस्था में बालक जो होता है शैशवावस्था तक अंत में जो बालक की प्रश्नों की प्रकृति होती है वो होता है क्या है, ये क्या है। लेकिन बाल्यावस्था में जाते जाते जो बालकों की प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो ऐसे पूछता है ये क्यों है, ये कैसे हुआ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब आपके साथ कहीं घूमने जाते हैं तो तुरंत जैसे कोई नई चीज़ देखते हैं तो पूछते हैं अपने साथ जो भी जाते हैं पापा चाचा कि ये क्या है, ये कैसा है, ये कौन है, इसके बारे में क्या है। ऐसे प्रश्न बालक बाल्यावस्था में ज़्यादा पूछते हैं। आपने देखा होगा अपने परिवार में प्रश्न पूछते हुए बालकों को। साथियों अगला है वास्तविक जगत से संबंध, अर्थात बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो कल्पनाओं से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन जीने लगता है। शैशवावस्था में बालक जो होता है कल्पनाओं में विचरण करता है। जैसे मान लो आप शैशवावस्था में जो बालक होता है सभी को माँ पापा कहता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो समझ जाता है कि ये मेरा पापा है, ये माँ है, ये चाचा है। इस प्रकार से वो समझ करने लगता है। और जैसे शैशवावस्था में हम उसे कोई चीज़ उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि कौवा ले गया, वो ले गया, उस समय बालक मान जाते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में आप इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो बालक समझ जाता है कि ये हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। और बालक इस अवस्था में उल्लू नहीं बनता है, क्योंकि वो वास्तविक जगत में जीना प्रारंभ कर देता है साथियों।
अगली विशेषता है साथियों आत्मनिर्भरता की भावना इसमें पाई जाती है। शैशवावस्था में हमने देखा था बालक जो होता है परानिर्भरता, दूसरों पर आश्रित रहता है कई प्रकार की क्रियाएं करने के लिए, लेकिन बाल्यावस्था के आते आते बालक में आत्मनिर्भरता की जो भावना होती है उसका विकास हो जाता है। बालक आत्मनिर्भर रहने लगता है, बालक खाना खुद से खाने लगता है, कपड़े पहनने लगता है, नहाने लगता है, इस प्रकार की क्रिया करने लगता है। तो इसमें बालक में क्या आ जाती है, आत्मनिर्भरता आ जाती है। अगला है साथियों सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास इस अवस्था में प्रारंभ होने लग जाता है। बाल्यावस्था जो होती है साथियों इसमें शैशवावस्था में बालक सामाजिकता से असामाजिक होता है, नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता है, अनैतिक होता है, न तो नैतिक होता है न अनैतिक होता है, लेकिन उसमें नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है। बाल्यावस्था में बालक बाहर जाता है, समाज में रहता है, समाज में कई प्रकार की क्रियाएं करता है, उनके माध्यम से बालक समाज में रहते हुए, समूह में रहते हुए, विद्यालय में रहते हुए, अपने अध्यापकों अपने छात्रों के बीच जब रहता है तो सामाजिक गुणों नैतिक जो मूल्य हैं जैसे ईमानदारी है, सहयोग है, सद्भावना है, सत्यनिष्ठा है, इस प्रकार के जो गुण होते हैं उनका विकास उसमें होने लग जाता है। साथियों समूह में रहते हुए बालक ये सब सीखता है, इन सब मूल्यों का उनमें विकास होने लगता है। साथियों अगली विशेषता है हमारी रचनात्मक कार्य में रुचि। साथियों बाल्यावस्था में जो बालक होता है रचनात्मक कार्य में रुचि करता है। आप देख रहे हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये कई प्रकार के डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में, आपने भी किया होगा, जैसे हम कागज लेते हैं, कागज से पर्स बनाते हैं, कागज से नाव बनाने का प्रयास करते हैं, कागज से और भी टोपी बनाते हैं, कई प्रकार के चित्र बनाते हैं, कई चीज़ों का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्थर, गार जो मिट्टी होती है हमारी, उससे हम भवन का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के कई खिलौने बनाते हैं। इस प्रकार के हम अर्थात रचनात्मक जो क्रिएटिविटी होती है बालक उसको कार्यों में अत्यधिक रुचि लेता है और रचनात्मकता की प्रवृत्ति का उसमें विकास होता है। साथियों चलते हैं साथियों अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता है संग्रह की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों बालक जो है खिलौने, कितने खिलौने इसने इकट्ठे कर रखे हैं, आपने भी किए होंगे साथियों बाल्यावस्था में। याद कीजिए अपनी बाल्यावस्था को, जो छोटे हमारा कैसा जीवन था, हम एक ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं साथियों हम सभी। तो आपने देखा होगा हम क्या करते थे बाल्यावस्था में, जो ताश के पत्ते होते थे, जो माचिस आती है, अपनी माचिस की जो डिब्बी आती है उसके जो खोखे होते हैं उनकी जो ताश बनाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। जो फोटोज आती थी आपने देखी होगी, वो 1 रुपए का जो पोस्टर आता था उसमें कई प्रकार की फोटो आती और फिर उसका हम खेल खेलते थे, फोटो मिलाते हुए फोटो जीतते थे। तो आपने भी की होगी साथियों, याद करिए उस बचपन को, आपने भी किया होगा। मैंने खुद ने साथियों उन फोटो को कलेक्शन किया था, उसको इकट्ठा किया था। आपने कंचे खेले होंगे, कंचों को इकट्ठा किया होगा। जो भी खिलौने हमें मिलते हैं, जो भी चीज मिलती है, चाहे हमारे काम में नहीं आए, हम उन सबको संग्रह करने की प्रवृत्ति इस बाल्यावस्था में पाई जाती है। साथियों अगली विशेषता है साथियों हमारी बिना उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में बालक जो है उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में जब बालक विद्यालय से आता है तो घूमता घूमता आराम से आता है, बीच रास्ते में वो कहीं अगर कोई चीज दिख जाती है वहां पर बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है, फिर चलता है। मतलब ऐसे घूमते घूमते आता है, बिना उद्देश्य, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो घूमता रहता है। साथियों घूमने की प्रवृत्ति बिना उद्देश्य के बाल्यावस्था में पाई जाती है। साथियों अगली विशेषता है सामूहिक खेलों में रुचि। हमने अभी ऊपर पढ़ा था उपनामों में, समूह व टोली की अवस्था, अर्थात वो समूह में रहता है, सामूहिक जो खेल होते हैं उनको ज्यादा खेलना पसंद करता है अकेले खेलने की बजाय। साथियों अगला है साथियों हमारा समलैंगिक मित्रता। साथियों समलैंगिक मित्रता, इसमें जो बालक की जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ नहीं होती है साथियों, एक कच्ची मित्रता हम कहें, ऐसी मित्रता होती है। और ऐसी मित्रता भी वो अपने समान लिंग के जो बालक होते हैं उनके प्रति करता है। जबकि किशोरावस्था में जो बालक मित्रता करता है वो विषम लिंगी होती है। लेकिन यहाँ पर जो बाल्यावस्था में आपसे पूछा जाए बालक जो मित्रता करता है वो किस प्रकार की होती है, तो समलैंगिक मित्रता, अपने समान लड़के लड़कों के साथ बात करना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता रखती है। ऐसा बाल्यावस्था की विशेषता है। साथियों आप सभी साथी ध्यान रखिए। अगली विशेषता है हमारी संवेगात्मक स्थिरता व नियंत्रण। साथियों बाल्यावस्था में बालक की जो अपने संवेग होते हैं उनको स्थिर रख लेता है, उन पर नियंत्रण कर लेता है। आपने देखा होगा जैसे ही बालक को गुस्सा आता है, कई प्रकार की क्रियाएं जो होती है वो डर के कारण, अपने माता पिताओं के कारण, अपने अध्यापकों के कारण नियंत्रण कर लेता है। कक्षा में रोता रहता है, बालक चुप हो जाता है एक अध्यापक के डर के कारण। ये सब क्या है, अर्थात वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। साथियों अगली विशेषता है भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती है। बालक को
किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। बालक अपने आप में मस्त रहता है। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। आज इस समय आपको हजारों चिंताएं, आपको नौकरी की चिंता है और भी कई आपके सामाजिक जो परिवेश है, आपके दैनिक जीवन से कई प्रकार की चिंताएं होगी। लेकिन बाल्यावस्था में आपको ना तो पैसे कमाने की चिंता होती है, ना आपको नौकरी लगने की चिंता होती है। बस आपको अपने खेल में मस्ती जो होती है, सबसे जो बेस्ट अपनी अवस्था है बाल्यावस्था। अपने एंजॉय की दृष्टि से अगर हम देखें तो साथियों, बाल्यावस्था में हमें बहुत खेल खेलने को मिलते हैं। और स्ट्रैंग महोदय ने ऐसा कथन भी कहा है साथियों, बाल्यावस्था एक, आप ध्यान रखें, लिख ले साथियों इस कथन को, इस पीडीएफ में प्रिंट नहीं कर पाए साथियों, छूट गया कि स्ट्रैंग महोदय ने ऐसा कहा है कि 10 वर्ष की अवस्था में बालक ऐसा कोई खेल हो जिससे बालक ने नहीं खेला हो। मतलब वो बालक जो होता है 10 वर्ष की अवस्था तक सभी खेल खेल लेता है, तो बालक में भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती है। बालक जो होता है मनमोला मदमस्त होता है साथियों, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। साथियों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी साथियों को कक्षा कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर साथियों आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी हमारी इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।